नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर आपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है संध्या। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन खबरों की कोई छुट्टी नहीं है। बिल्कुल जया, और इसीलिए हम अपने दर्शकों के लिए खास तौर पर वीकेंड संडे के साथ लेकर के आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए बहुत सारी सकारात्मक खबरें भी आपको बताने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की रफ्तार और खेल जगत में क्या कुछ है हिट वो भी आपको बताएंगे। आपकी सेहत की बात भी करेंगे, साथ ही बात होगी टेक टॉक की और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की आज 129वीं कड़ी। अरावली हिल्स की परिभाषा बदलने से पैदा हुई चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच कल करेगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद नगर निगम की कई अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, प्रमाण पत्र भी करेंगे वितरित। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आज फ्लोरिडा में यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर होगी वार्ता। बातचीत में 20 सूत्री शांति योजना के साथ यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर रहेगा फोकस। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 मैच आज। 5 मैच की सीरीज में भारत की 3-0 से अजय बढ़त। आज है महीने का आखिरी रविवार, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। अपने इस कार्यक्रम में वो अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद में ड्रेनेज पाइपलाइन के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने इस दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद नगर निगम की 326 करोड़ की लागत से वैष्णो देवी सर्कल से साबरमती नदी तक बनवाई गई 27.719 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज पाइपलाइन का उद्घाटन भी करेंगे। इससे शहर की नागरिक सुविधा और बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह साबरमती नदी के भू कटाव से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए भू आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री IMA के राष्ट्रीय सम्मेलन IMA नेटकॉन 2025, युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 और नमोत्सव में भी भागीदारी करेंगे और आइकॉनिक SG हाईवे के प्रथम चरण के पायलट प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हुए हालिया बदलाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति AG मसीह की अवकाशकालीन पीठ कल इस मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अरावली क्षेत्र की अस्पष्ट परिभाषा पहले भी अवैध खनन का कारण बनी है। कोर्ट ने पहले एक समिति बनाकर खनन को नियंत्रित करने के निर्देश दिए थे। अरावली पहाड़ियां पर्यावरण संतुलन, भूजल संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। और आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। दरअसल कांग्रेस के पास ना नियत है और ना ही नीति। वीबी जीराम जी को लेकर इस समय जो कुछ विवाद चल रहा है उस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विवादित सवालों का जवाब तथ्यों के साथ तीखे बाण के माध्यम से दिया है। जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस पर वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। यह गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीजी रामजी अधिनियम के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को अपने गांव में समय पर काम उपलब्ध हो। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि महात्मा गांधी के नाम और आदर्शों को मिटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरह से राजनीतिक और निराधार हैं। किसान के लिए भी उसको उपयोगी बनाया गया है। ये मजदूर हितैषी, गांव के विकास को पूर्ण गति देने वाली, पूर्णता देने वाली, कर्मचारियों को सुनिश्चित वेतन और मानदेय दिलाने वाली, और इसके साथ साथ किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है। लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। यह गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार लगातार बता रही है कि किस मंशा के साथ ये कानून लाया गया। श्रमिक भाई भी ये कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा और इससे निश्चित तौर पर विकसित भारत का संकल्प जो है वो साकार होगा। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस की बात करें तो दिक्कत कहाँ है? नाम को लेकर है या फिर प्रावधान को लेकर है? कांग्रेस को ये लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है या ऐसा मौका है जिसमें वो सरकार को घेर सकती है या फिर उनकी मंशा पर सवाल उठा सकती है। क्योंकि महात्मा गांधी के नाम की जगह पर जी राम जी बिलाया है, तो ऐसे में वो सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि इसमें जो नया प्रावधान है उसमें 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है, और ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे काम में भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती थी उसको खत्म करने की कोशिश इस कानून में की गई है। तो ये मनरेगा से आगे का कानून है, तो एक तरह से कांग्रेस को या विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन बजाय इसके हमने जब देखा कि संसद के दोनों सदनों में बिल पारित हो रहा था, तब कितना हंगामा किया था, और लोकसभा में जो कुछ हुआ था उसको लेकर बहुत नाराजगी भी जताई गई थी कि इस तरह के दृश्य नहीं होने चाहिए। और दोनों सदनों में कांग्रेस और विपक्ष ने हंगामा किया। उनकी एक रणनीति है कि इस बिल के बहाने सत्ता पक्ष और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार एक एक सवालों का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने सदन के अंदर जब हंगामे के बीच दिया कि किस तरह से ये बिल फायदेमंद है
किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। और 2047 का जो विकसित भारत का जो विजन है, उसमें विकसित गांव हो, उस दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम तब भी देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ से, और वो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, यहाँ पर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इसके खिलाफ वो सड़कों पर भी उतरेगी, आंदोलन करेगी। यहाँ पर इस पूरे बिल को जब तैयार किया गया तो सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय से भी किया गया, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर भी 40% इसका शेयर राज्यों से मांगा जा रहा है और कांग्रेस शासित राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। इसमें जमीनी स्तर पर कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात सही है कि इसमें राज्यों को 40% हिस्सा बढ़ाया गया है, लेकिन केंद्र ने अपना हिस्सा कम नहीं किया है। केंद्र ने का कुल बजट आप देखेंगे कि जब नया बजट आएगा तो उसमें बढ़ने वाला है। पहाड़ी राज्यों को छूट है, उत्तर पूर्व के राज्यों को 60-40 नहीं देना पड़ेगा, उनको बहुत कम हिस्सा चुकाना पड़ेगा, 90-10 का। तो दरअसल ये समझना होगा कि जब ग्रामीण इलाके की योजनाएं हैं जो उन राज्यों में लगती है, वहां जब बजट आवंटन बढ़ेगा, राज्यों की तरफ से जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो पारदर्शिता भी बेहतर होगी और अंततः फायदा होगा श्रमिकों को, फायदा होगा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? केंद्र कुल आवंटन को नहीं घटा रहा, उसमें हमने देखा कि 3 गुना बढ़ोतरी यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में हुई है और आगे संभावित बढ़ोतरी भी आप देखेंगे कि अगले बजट में होने वाली है। तो फिर विरोध कहाँ है? हाँ, राज्यों का प्रतिशतवार अगर हिस्सा बढ़ता है तो राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, गांव में ज्यादा विकास होगा और पारदर्शिता इस बिल में प्रावधान किया गया है, तो पारदर्शिता आएगी। तो फिर विरोध कहाँ है? राज्यों का जीएसटी राजस्व बढ़ा है, सब जानते हैं कि जीएसटी कलेक्शन में राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है, तो पैसा गांव में लगेगा, तो इसमें क्या विरोध है? यही बात केंद्र की तरफ से कही जा रही है। और अब बीजेपी ने लगातार, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हम जानते हैं कि ये बिल अब कानून बनकर प्रभावी हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और 6 महीने राज्यों को मिलने वाले हैं इस नए प्रावधान के तहत ग्रामीण इलाकों में कामकाज कराने को लेकर। यानी काफी समय है, जब नया बजट आएगा उसके बाद, जब अप्रैल के बाद काम होगा, तब इस नए प्रावधानों के तहत वो काम दे सकते हैं। फिर विरोध कहाँ है? लेकिन ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि ये एक मुद्दा है जिस पर वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर सकता है, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो एक बात तो कहीं ना कहीं यही निकल करके आ रही है कि सिर्फ नाम को लेकर के मुद्दा बनाना है, सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर हो, समय समय पर विपक्ष को सिर्फ विरोध करके अपनी भूमिका जनता के सामने पेश करना है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि विकसित भारत जीरामजी कानून को लेकर राजस्थान में भी लोगों ने खुशी व्यक्त की है। लोगों ने कहा है कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलने से काफी फायदा होने वाला है। नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है। ये पूरे क्षेत्र में खुशी का विषय है, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो 125 दिन का रोजगार मिलेगा और इसके अंदर बजट बढ़ाकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास की और नए आयाम स्थापित होंगे। ग्रामीण को 25 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा, जिसमें मजदूर लोगों को फायदा होगा। इसके साथ में देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। 100 दिनों की जगह 125 दिन का इस योजना से मजदूर वर्ग लोगों को फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इससे क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के लोगों को फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जो भी किसान परिवार से है या मजदूर वर्ग है, तो उनको समय पर रोजगार मिल सके और अतिरिक्त रोजगार मिल सके, ताकि उनका जो आजीविका चलाने का जो उसमें आसानी आ सके। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कानून में बदलाव करने से जो 2047 तक जो उनका विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसके अंदर इस कानून के बदलाव करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल, तो विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर झारखंड में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी इतना अच्छा नाम दिए हैं, इतना नेक नाम दिए हैं और उनका 100 दिन जो था उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिए हैं उनका कार्यकाल को। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, उनके द्वारा
मनरेगा का नाम बदलकर जी राम कर दिया जाए, उसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इससे अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व हो रहा है कि उन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार काम किया है। तो विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर अलग अलग राज्यों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के लोगों ने भी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नए कानून से अब लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद। काम मिला कर दा, पहले तो हम बड़े खोदा कर दे, फिर नहर पर खाल में खोल में सारा देन लाएगी काम में नरेगा वाला बोलिया कर दे। बढ़िया राम जी का नाम आवा है बीच में। सरकार बहुत बढ़िया कानून लेके आई है जी। इस कानून से जब सभी हम मजदूर भाई सब संतुष्ट हैं और इस बात से सहमत भी हैं। बड़ी खुशी हुई। अगर जो 100 दिन का काम मिला करता ई वीसा कानून आ गया, इस कानून से हम यूँ संतुष्ट हैं। यूँ 100 दिन की बजाय तो 125 दिन का काम करते। पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम आ रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है जी, नाम लेने में बढ़िया लगा है जी राम जी। अब 125 दिन का काम है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में उत्साह है। हैदराबाद में लोगों ने इसका स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को आभार व्यक्त किया। जी राम जी का पदगम के लिए 100 दिन था पहले, अब 125 दिन करने के लिए बहुत खुशी हुई। और ये हम लोग खेती बाड़ी करने उधर उधर जाने वास्ते बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक बात क्या है बोल तो इसमें ये पदगम 25 दिन बढ़ाने के लिए बहुत खुशी हुई। पहले कैसा था, वो काम किए तो भी पैसे उठाने के वास्ते पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। अभी जो वो लाए वो क्या है बोले तो आधार लिंक को, अकाउंट को आधार लिंक कर सकते, जो भी काम किया अपन वो अकाउंट में पैसे आ जाते तुम्हारे। केंद्र सरकार की महाराजगर योजना गरीबों के लिए फायदेमंद है। सरकार काम के दिनों के 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करना खुशी की बात है। इसीलिए गरीब लोग भी बहुत खुश और गर्व कर रहा है। जो किसान को भी जहां अभी लेबर का शॉर्टेज है, इससे अगर लेबर को अच्छा काम मिलेगा और किसान के लिए भी लाभ हो जाएगा इससे। तो ये केंद्र में जो नया बिल लाए उसका हम पूरा एक फार्मर के तहत से हम उसको स्वागत करते हैं। The new bill is focus changed from like rural area development to infrastructure and water as well. Due to this, the more like laborers and as well as farmers as well are very happy about this new bill. विकसित भारत जी राम जी कानून का पंजाब के लोगों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 100 दिनों का रोजगार मिलता था, लेकिन अब 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। उन्होंने इसके साथ साथ केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। जी राम जी नरेगा मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा कुहाड़ा है। मजदूरों की जी रोटी रोजी खोण का सवाल मिल के खड़ा हो गया। तो जो 125 दिन करते बहुत बहुत धन्यवाद करता मैं मोदी सरकार ने भी सानू अगे जो भी सहूलत अपने मजदूरों वास्ते दित्तियां जाण। मैं धन्यवाद करता मोदी सरकार जी का। बहुत बढ़िया किया जी। ऐसा होर भी कानून बनाने चाहिए ने मजदूरों वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। पहले दिन राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शासन और सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में काम करता है और समावेशी भविष्य के विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करने का काम करता है। और असम की बात करें तो वहां चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संशोधन यानी कि स्पेशल रिवीजन के बाद 10,56,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। मृत्यु, स्थान परिवर्तन या डुप्लीकेट एंट्री के कारण ये नाम मतदाता सूची से हटाए गए। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उठाए गए इस कदम से असम के कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 2.51 करोड़ हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी एकीकृत मसौदा सूची के अनुसार राज्य में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं, जिनमें 93,021 संदिग्ध मतदाता यानी कि डी वोटर शामिल नहीं हैं। हिसार के लिए 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर जाकर सत्यापन करने के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। अब मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया में 35 जिला निर्वाचन अधिकारी, 126 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1260 एईआरओ, 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारी और 2,578 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल थे। चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया में सहायता और निगरानी के लिए 61,533 बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए तैनात किए थे। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की, तो उसके तहत सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। माइक्रो ऑब्जर्वर की कड़ी निगरानी के बीच सुनवाई की जा रही है। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता द्वारा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद लगभग तय हो गया है कि राज्य में 2.89 करोड़ जाली वोटर्स के नाम कटेंगे। यूपी में 31 दिसंबर को एसआईआर के बाद संशोधित मतदाता सूची जारी होगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर राजनीतिक घमासान के बीच राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। पूरे राज्य में 3,234 टेबल पर पहले चरण की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के पहले चरण में 31,68,424 अनमैप्ड मतदाताओं की जाँच की जा रही है। ये सुनवाई माइक्रो ऑब्जर्वर्स की कड़ी निगरानी के बीच हो रही है। ये बालीगंज कंस्टिट्यूशन के अंदर लेडी वेबन कॉलेज में जो हियरिंग सेंटर हुआ है, वहाँ पे 8 बूथों के वोटर्स वो आए हैं अपने दस्तावेज लेके। ये वो वोटर्स है जिनके 2002 में नाम नहीं है और जिन्होंने कोई लिंकेज नहीं दिखा पाए, यानी बाबा, माँ, दादा, दादी किसी का भी नाम 2002 में वो दिखा नहीं पाए। इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजर भी मौजूद हैं। एक बीएलओ के मुताबिक सुनवाई के दौरान प्रत्येक केंद्र पर फोटो दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इलेक्टर्स का वहाँ पर हम लोगों को फ़ोटो लेने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसे साबित हो पाए कि जो इलेक्ट्रल आया है वो वही है कि नहीं, उनके बदले में कोई और आकर के हियरिंग करा करके ना जाए। इसके लिए हम लोगों को जो लिस्ट दिया गया है वो लिस्ट से हम लोग फ़ोटो मिला करके काम कर रहे हैं।
इस बीच बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद चल रही सुनवाई प्रक्रिया में तृणमूल कांग्रेस द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। कांचपारा हाई स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने शिकायती पत्र में लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एसआईआर शिविरों में वोटर्स को डराया जा रहा है। सुनवाई के दौरान राजनीतिक लोगों की उपस्थिति निष्पक्षता को भंग कर रही है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित करने और मानक प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन होना चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ में एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों ने सुनवाई प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की और वहां मौजूद अधिकारियों को डराने का प्रयास किया। सुनवाई केंद्र पर हंगामे के चलते कुछ देर के लिए कार्य प्रभावित हुआ। प्रशासन ने हालात को संभालते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखी है। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय बलों की तैनाती भी राज्य निर्वाचन आयोग में की गई। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया था। हालांकि टीएमसी केंद्रीय बलों की तैनाती के विरोध में है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शुक्रवार रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई। तय समय सीमा तक फॉर्म जमा न करने वाले 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। वहीं चुनाव आयोग 31 दिसंबर के बाद 1,11,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों जगह एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। अगर आपको बताएं तो चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार के दावे को भ्रामक करार दिया है। सांसद ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे, बहन और मां को जानबूझकर परेशान करने के लिए सुनवाई के लिए बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्यों नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सांसद का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। आयोग के अनुसार 2002 की मतदाता सूची के साथ कोई लिंक या रिकॉर्ड स्थापित नहीं हो पाने के कारण ही सांसद के परिवार के सदस्यों को सुनवाई के लिए बुलवाया गया है। इसी ने स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है और किसी को परेशान करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 के तहत लागू की गई 2 पाबंदियों को अब स्थायी कर दिया गया है। मंत्री ने आगे ये भी बताया कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी और इसके साथ साथ दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐसे वाहन जो BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, उनके प्रवेश पर भी रोक रहेगी। और इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने मौसम को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में फिर से बिगड़ने की आशंका है और इस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के लोगों को बार बार प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो ग्रैप 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब PUCC आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रैप 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रैप 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की, जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रैप 4 के दौरान बैन रहेगा।
इधर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसके साथ ही देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना की बढ़ोतरी भी हुई है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी स्कीमों के कारण देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बीते 11 वर्षों में 8 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाई गई PLI स्कीम ने 13,475 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 9.8 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ नौकरियों और निर्यात में भी बढ़त हुई है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि बीते 5 वर्षों में 1.3 लाख से ज्यादा नौकरियां इस सेक्टर में सृजित हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात कैटेगरी है। पोस्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 249 आवेदन आए हैं जो 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10.34 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन और 1.42 लाख नौकरियां पैदा करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धता है जो इंडस्ट्री के भरोसे को दिखाता है। अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में हुई प्रगति के बारे में भी बताया कि 10 यूनिट्स को मंजूरी मिल गई है जिसमें से 3 पहले से ही पायलट या शुरुआती प्रोडक्शन में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत से फैब्स और ATMP जल्द ही फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को चिप्स सप्लाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से 25 लाख नौकरियां पैदा हुई और ये जमीनी स्तर पर असली आर्थिक विकास है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़ेंगे। ये मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी है। और अब आपको बताते हैं एक प्रमुख पहल। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ये प्रमुख पहल राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी कि NCH देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस साल 25 अप्रैल से लेकर 26 दिसंबर तक 8 महीने की अवधि के दौरान हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में राशि वापसी दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपए की राशि उपभोक्ताओं को वापस दिलवाई है। शिकायतों और समाधान के मामले में ई-कॉमर्स क्षेत्र सबसे आगे रहा है जहां 39,965 शिकायतों के परिणाम स्वरूप 32 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलवाई गई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज की गई और 3.5 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलवाई गई। और खबर के माध्यम से चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। नासिक पुलिस ने इन महिलाओं को प्रसिद्ध पांचवलिनी गुफाओं के पास कवठेकर वाड़ी से पकड़ा है। इन अवैध बांग्लादेशियों की मदद करने के आरोप में एक स्थानीय व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इन महिलाओं के मोबाइल फोन से बांग्लादेशी राष्ट्रीयता कार्ड, फर्जी आधार और पैन कार्ड मिले हैं। नासिक निवासी बॉबी और लकी उर्फ लियाकत हमीद कुरैशी नाम के 2 व्यक्तियों ने इन महिलाओं को नासिक में रहने में मदद की थी, जिनमें से कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिक पुलिस ने इन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के धरपकड़ का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। और नया सवेरा आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू कर रही है, जहां श्रमिकों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सभी अटल कैंटीन में डिजिटल टोकन, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट से सुनिश्चित होगी पूरी पारदर्शिता। यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का प्रतीक है। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। बिल्कुल जया, तो पहली खबर की शुरुआत करते हैं जो है रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर। जी हां, रेल क्षेत्र में किस तरह से लगातार नवाचार किया जा रहा है वो खबर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल अब चलती ट्रेन से पटरियों की सफाई होगी। जी हां, लोकोमोटिव शेड साबरमती ने एक तकनीक विकसित की है और ये काम कैसे करेगी ये आपको बताते हैं। इस मशीन की खास बात यह है कि सफाई कार्य लोकोमोटिव के चलने के दौरान किया जा सकता है। यंत्र के संचालन से लोकोमोटिव के नियंत्रण प्रणाली पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है। इस यंत्र की मदद से बड़ी क्षमता में कूड़ा जमा प्रणाली की सुविधा है और इस यंत्र में 120.55.65 इंच आकार का कचरा संग्रह कक्ष दिया गया है। इसके अंदर भारी जाल थैला लगाया गया है जिससे एकत्र कचरे को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और दूसरी खबर यहाँ पर नवभारत टाइम्स से जुड़ी, नवभारत टाइम्स में छपी है जहाँ पर ब्रिक्स की अध्यक्षता यहाँ पर भारत को मिलने जा रही है। 1 जनवरी से भारत को ये अध्यक्षता मिल जाएगी। G20 की सफल आयोजन के बाद भारत ने जिस तरह से पूरे विश्व को एकजुटता का संदेश दिया, वही इस वक्त वैश्विक कुटुंब को जोड़ता हुआ एक नसीर यहाँ पर पेश कर रहा है। और हाल में जिस तरह से ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें भी संरक्षणवाद के खिलाफ भारत ने खुलकर आवाज उठाई थी। और एक बार फिर यहाँ पर कैसे व्यापार में खुलापन होना चाहिए, संरक्षणवाद की नीति को इस वक्त हमें कंटेन करने की जरूरत है। इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे हम। यहाँ पर विदेश नीति को भी मजबूती मिलती नजर आएगी। भारत आज इस वक्त सबसे भरोसेमंद देशों में देखा जाता है। आज जो हमारा नेतृत्व है वो सभी के सामने है और ऐसे में 1 जनवरी से भारत को जब ब्रिक्स की अध्यक्षता मिल रही है तो ऐसे में एक बार फिर पूरे विश्व की निगाहें ब्रिक्स समिट और भारत पर आ रही हैं। इसके अलावा अगली खबर 112 हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी हुई है। आपको बताते हैं कि ये आपके कितने काम की है। दरअसल अब पूरे देश भर में 112 हेल्पलाइन नंबर पर एम्बुलेंस मिलेगी। जी हाँ, देश भर के जो राजमार्ग है वहां पर अब आपात स्थिति में सिर्फ 10 मिनट में एम्बुलेंस मदद के लिए पहुंच जाएगी और इसके लिए केंद्र ने जीपीएस आधारित बेसिक लाइफ सपोर्ट रूट मैप भी तैयार किया है। इसके तहत राज्य एम्बुलेंस सेवाओं 108 का आपातकालीन सेवा 112 में विलय किया जाएगा। किस तरह से प्रणाली काम करेगी वो भी जल्दी आपको बता देते हैं। दरअसल 112 डायल करते ही कॉल राज्य के सेंट्रल कमांड सेंटर में जाएगी। ऑपरेटर जरूरत के मुताबिक कॉल को आगे ट्रांसफर करेंगे। जीपीएस से हादसे के करीब वाली एम्बुलेंस को सूचना दी जाएगी ताकि एम्बुलेंस त्वरित आपके पास पहुंच जाए, दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाए। ड्राइवर को जीपीएस से जाम रहित मार्ग चुनने में भी मदद मिलेगी और देश के किसी भी हिस्से में दुर्घटना स्थल पर महज 10 मिनट में ये एम्बुलेंस पहुंच जाएगी।
अगली खबर यहाँ पर आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है। दैनिक जागरण से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको लेकर ये खबर है। 2025 को हम अलविदा कह रहे हैं, साथ ही हम अलविदा कह रहे हैं पुरानी व्यवस्थाओं को। अंग्रेजों के जमाने से जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति चलती आ रही थी उसे रिप्लेस किया नई शिक्षा नीति ने, और किस तरह से जमीनी स्तर पर अमूलजूल बदलाव हमने देखा, यही अहम है। तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को सुगम बनाएगा शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के चेयरमैन ने इससे जुड़ी तमाम अहम चीज़ों को यहाँ पर शेयर किया है। शिक्षा प्रणाली में कैसे आएगा बदलाव, कैसे हम अगर बात करते हैं यूजीसी या फिर AICTE और NCET को समाहित करेंगे तो क्या इससे प्रणाली में सुधार आएगा? बिल्कुल सुधार आएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक सिंगल विंडो यहाँ पर मिलेगा। कैसे नई शिक्षा नीति इस वक्त इतिहास को बदलते हुए कैसे नए तरीके से भारत के युवाओं को तैयार कर रही है, नौनिहालों को तैयार कर रही है, इस आर्टिकल में ये भी बहुत ही विस्तार से दिया गया है। और अगली खबर है सर्दी के मौसम से जुड़ी हुई। सर्दी का मौसम है, पर्यटन का लुत्फ आप जरूर ले रहे होंगे, लेकिन हमारे देश की सेना किस तरह से काम कर रही है वो भी आपको बता देते हैं। कश्मीर में सेना का शीतकालीन ऑपरेशन तेज हो रहा है और जम्मू में 35 आतंकी निशाने पर यह पूरा ऑपरेशन चल रहा है। कपकपा देने वाली ठंड में भी कड़ा पहरा सेना के जवान दे रहे हैं। जब पहाड़ों में आम गतिविधियां एक तरह से ठहर जाती हैं, तब भी सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और इस बार चिल्लाई कला को ठहराव नहीं बल्कि सतत निगरानी और निर्णायक कार्रवाई के मौसम में बदला जा रहा है। मौसम कोई भी हो, भारतीय सेना हमेशा तैनात है आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, तो न्यूज़पेपर्स के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही प्रेस रिपोर्ट में, और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की खास खबरें। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले का विरोध भारत के साथ साथ अब विदेशों में भी होने लगा है। शनिवार को लंदन में भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदायों ने हमले के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। ब्रिटेन स्थित बंगाली हिंदू आदर्श संघ यूके के सदस्यों ने लंदन में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हिंदुओं के लिए न्याय नाम से एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग उठाई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले काफी दिनों से राजनीतिक उथल-पुथल लगातार जारी है। 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी और उसकी मौत के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के मारे जाने के कई मामले सामने आए हैं। और रूस और यूक्रेन का संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक बार फिर मुलाकात होगी। फ्लोरिडा में आज दोनों देशों के नेताओं के बीच ये मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करवाने के लिए जेलेंस्की एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी समझौते के लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी। एक रिपोर्ट के दौरान ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ नहीं है। हम देखेंगे कि उनके पास क्या है। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच होने वाली बातचीत से पहले रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। कल रात रूस ने यूक्रेन के कीव समेत कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में 2 लोगों के मारे जाने और 46 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हमले में कई आवासीय इमारतों में आग लग गई और धुआं उठता देखा गया। फायर ब्रिगेड और आपातकालीन दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायल लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और पूरे दिन यूक्रेन में 70 से अधिक एयर रेड अलर्ट जारी किए गए। तो आइए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का। अखिलेश, ट्रंप और जेलेंस्की एक बार फिर मिल रहे हैं और इसके पीछे लगातार जिस तरह से रूस से कीव पर हमले भी जा रहे हैं उसकी भी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सबसे पहले क्या किसी भी तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है जेलेंस्की और ट्रंप की इस मीटिंग में से? देखिए, निश्चित तौर पे आज रात में भारतीय समय के हिसाब से कहें तो आज रात में तकरीबन 1:30 बजे ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग होगी फ्लोरिडा के मार-आ-लागो में। ये जो पूरी जो कवायद है वहाँ ट्रंप के पास पहुंचने के पहले उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री से बात की जेलेंस्की ने। उसके बाद उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री से कई अन्य यूरोपीय नेताओं से। तो वो जब ट्रंप के पास जा रहे हैं तो एक यूरोपीय यूनियन के नेताओं का और कनाडा के नेता का भी एक तरह से कहे कि एक सपोर्ट लेकर जा रहे हैं ट्रंप के पास।
निश्चित तौर पे ट्रंप ने इसके पहले कहा है कि जो भी होगा मैं जो मंजूर करूंगा वही बात होगी। तो ठीक बात है कि पुतिन से बात अगर कोई कर रहा है तो वो ट्रंप ही कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है। विटकॉफ को उन्होंने भेजा, अपने दामाद को भी उन्होंने भेजा पुतिन से मिलने के लिए। तो निश्चित तौर पे ट्रंप कह सकते हैं कि ट्रंप का इसमें अपर हैंड है। अब जब जेलेंस्की जा रहे हैं वहां उनसे बात करने, तो जेलेंस्की के सामने एक स्थिति ये है कि उनके घर में कीव में लगातार हमले हो रहे हैं और जेलेंस्की को अपने देश को इस हमले से लगातार बचाना है, क्योंकि अगर कीव पे हमले लगातार बढ़ेंगे मतलब देश की राजधानी ही अगर नष्ट हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो निश्चित तौर पर ट्रंप जो एक्स पे जो बयान सारे आ रहे हैं वो सारे बयान उसकी भर्त्सना में आ रहे हैं और वे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब 20 पॉइंट फॉर्मूले में बात हो रही है उस समय अगर बिल्कुल, तो ये जो 20 पॉइंट पीस पैक्ट के साथ यहाँ पर जेलेंस्की जा रहे हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स पे यहाँ पर ट्रंप उनके साथ सहमत होते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आपको बता दें इसके साथ ही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा के हैलिफैक्स शहर में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। ये बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात से ठीक पहले हुई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि शांति तभी संभव है जब रूस भी इसके लिए तैयार हो। उन्होंने कीव पर हुए हालिया रूसी हमले को बर्बरता बताया और कहा कि ऐसे समय में यूक्रेन के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। इसी दौरान कनाडा ने यूक्रेन को 2.5 अरब कैनेडियाई डॉलर करीब 1.83 अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बैठक के बाद जेलेंस्की ने यूरोप के कई नेताओं से फोन पर भी बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और नाटो सहित कई देशों के नेताओं को समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और म्यांमार में आम चुनाव से पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 3 चरणों में संपन्न होने वाले इन चुनावों के अगले दौर 11 और 25 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे और ये चुनाव वर्ष 2021 में सेना द्वारा आंग सान सूकी की सरकार के तख्तापलट के 5 साल बाद हो रहे हैं। सेना ने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को देश में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी बताया है। आज निर्धारित 102 निर्वाचन क्षेत्रों में से 56 क्षेत्रों में वोटिंग रद्द कर दी गई है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो पहले 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ चौथे महिला T20 मैच में भी अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से उतरेगी। भारत ने 5 मैच की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी अंडर-19 वर्ल्ड कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का ऐलान किया। विश्व कप के लिए टीम की कप्तानी आयुष महात्रे को सौंपी है, जबकि उप कप्तान विहान मल्होत्रा को बनाया गया है। और आइए बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र के जरिए। स्व प्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे रोग होते हैं जिनका संबंध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम से होता है। ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रोगों से बचाव और संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी सहायता करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी। लेकिन कई बार प्रतिरोधक प्रणाली अपने शरीर के विपरीत ही कार्य करने लगती है। ऐसे में रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेस यानी स्व प्रतिरक्षित रोग कहते हैं। जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं उसमें अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है और उनको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन्स पे इसका असर आता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और रोगों से शरीर की रक्षा करती है। किसी जीवाणु या विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी होने पर व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली
बीमारियों को रोकने की बजाय अपने ही शरीर के स्वस्थ ऊतकों और कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। ये बीमारियां बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक हो सकती हैं और देखा यह गया है कि अमूमन ये बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह उनका जेनेटिक मेकअप है और ऑल्सो जो उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज के टाइम में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और जिसकी वजह ये मानी जा रही है जैसे कि लोगों में धूम्रपान ज़्यादा करना, ओबेसिटी का बढ़ना, खान पान के हैबिट ठीक ना होना, जो हम कह देते हैं जंक फूड, या फिर फूड में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस लोगों को हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर्स, एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। उपचार बीमारी पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकतर मामलों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करना। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ बहुत कॉमन है, इनएक्सपेंसिव है, बाकी फिर हम उनको सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन इस तरह से कैटेगराइज करते जाते हैं। तो मरीज को अगर माइल्ड डिजीज़ है तो एक प्रकार की दवाइयाँ दी जाएंगी, अगर सीवियर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जो कि तुरंत एक्ट करें और डिजीज को तुरंत काबू में लाएं और उसके बाद फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेहतर प्रबंधन के लिए जीवन शैली में बदलाव आवश्यक होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे, साथ ही इन बीमारियों को लेकर सतर्क रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आपने जाना फिटनेस मंत्र और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। ग्राफिक के जरिए जानते हैं अलग अलग राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और मौसम के हाल के साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, आइए आपको अहमदाबाद ले चलते हैं जहां पर नमोत्सव की सुंदर झलकियां ने इसका सभी ने लुत्फ उठाया। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।